ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का भी पलटवार आया। अरागची ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का प्लान ए तो फेल हो चुका है, उनका प्लान बी भी बुरी तरह से फेल होगा। सच्चाई यह है कि अमेरिका कभी भी सर्वोपरि नहीं बन सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का यह बयान ट्रंप को जवाब देते हुए कि आपका प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी फेल हो गया, प्लान बनाते रहिए, और उसकी झलक ईरान के हमलों में दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान के हमलों की तीव्रता कहीं खत्म नहीं हुई है। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर कर रहा है, उसके फाइटर जेट्स को हटा रहा है, उसकी मरीन्स को, उसकी नेवी पर हमला कर रहा है। इसके बावजूद भी ईरान टस से मस नहीं हो रहा है, उसके हमलों की तीव्रता में कहीं कोई कमी नहीं आई है। प्रणय हमारे साथ बने हुए हैं। ये तो तय था प्रणय कि कहीं ना कहीं उसकी जो ताकत है ईरान की, वो अमेरिका समझ नहीं पाया पूरी तरह से। ईरान के हमले लगातार जारी हैं। अब ये भी जानकारी आ रही है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो यूएस में अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। क्या यही अप्रत्यक्ष दबाव की वो रणनीति थी ईरान की कि मिडिल ईस्ट को इतना दबाव में डाल दिया जाए, पूरी वैश्विक दुनिया को संकट में डाल दिया जाए कि अमेरिका झुंझलाहट उसकी दिखाई दे, और संभवतः वही दिखाई दे रहा बयान में ट्रंप के। देखिए, दबाव की राजनीति दोनों ही तरफ से, दबाव के जो तमाम चालें हैं वो दोनों तरफ से चली जा रही हैं इस बेसात के ऊपर। और अगर आप देखें कि ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है, ईरान इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है ताकि अमेरिका पर दबाव बने। वहीं दूसरी तरफ अगर आप यही जो सवाल आपने पूछा, यही सवाल अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के सामने भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास न तो कोई हमने समय सीमा तय की है जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता, और अभी तो ये केवल शुरुआत है। हमारे पास बहुत हथियार हैं, हमारे पास बहुत ताकत है, और हम डबल डाउन करेंगे अपने इस ऑपरेशन के ऊपर। और हम अभी तक अपने उस ऑपरेशन पर अपने लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, और हम उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। यानी अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के दम पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सत्ता परिवर्तन के इस लक्ष्य को, ईरान के अंदर जो काफी समय से उनकी परियोजना चल रही थी, उसको पूरा करने के लिए कृत संकल्प है, वो इस ऑपरेशन को पूरा करेगा। और इसीलिए ये जो ऑपरेशन है ये फेजेस के अंदर आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ कुर्द जो विद्रोही हैं उनको सैन्य ताकत बढ़ाने की बात की जा रही है, उनको ताकत देने की बात की जा रही है, चाहे ग्राउंड इन्वेजन सीधे ना शुरू हो। साथ ही दूसरी तरफ अब जो कल ब्रैड कूपर ने, जो कि एडमिरल हैं, सेंटकॉम के चीफ हैं, उनकी तरफ से कहा गया आशुतोष कि यहां पर अब हमने अगला फेज शुरू कर दिया है, यानी ईरान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी जो मिसाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। आपको रोकना चाहिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इजराइल ने तेहरान पर नए सिरे से हवाई हमले शुरू किए। इजराइल की सेना ने बयान जारी करके कहा है कि उनके लड़ाकू विमान तेहरान में कई अहम ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल ने अपने बयान में कहा है कि ये हमले बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी ज्यादा जानकारी इसकी नहीं दी गई है। तेहरान की मीडिया के मुताबिक शहर के ऊपर आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाजें और धमाकों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। इजराइल ने कल वीडियो जारी करते हुए दिखाया था कि कैसे उसके फाइटर जेट्स ईरान की वायु सीमा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था अब तो बस कुछ मिनट की देरी है। इसके बाद अब जो ताजा जानकारी आ रही है कि ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ने हमले अपने तेज कर दिए हैं। इजराइल का ईरान पर हमला है। नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, कैसे तेहरान के आसमान को काले धुएं से रंग दिया अमेरिका और इजराइल के हमले ने। तो लगातार 7वें दिन तेहरान धमाकों की आवाज से दहल उठा है। आजाद स्टेडियम में बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। तेहरान में हुए हवाई हमले के बाद काले धुएं का घना बादल दिखाई दे रहा है। आजादी स्टेडियम पूरी तरह से नष्ट हो गया है। वो आजादी स्टेडियम जो फुटबॉल के बड़े मैदान के रूप में देखा जाता है तेहरान का, 1970 से उसकी लेगेसी बनी हुई है। ईरान की एक धरोहर है ये आजाद मैदान, इसका अपना इतिहास है, और अब वो इतिहास धुआं हो चुका है। इजराइल और अमेरिका के साझा ऑपरेशन के बाद आजाद स्टेडियम से धुआं दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर फाइटर जेट स्क्रैम्बल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ईरान में चुन चुनकर ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं, जो ईरान की किसी भी प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में उसकी ताकत है। फिर चाहे उसके कमांड सेंटर हो, उसके सैनिकों के अड्डे हों, कहीं पर सेना का जमावड़ा हो या कोई हेडक्वार्टर हो। उधर अमेरिकी सेना ने ईरान के एयरक्राफ्ट हैंगर को भी ध्वस्त कर दिया है। सोशल मीडिया हैंडल पर जारी वीडियो में बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे तेहरान के अलग अलग इलाकों में एयरक्राफ्ट हैंगर जो हैं, उसके अंदर भी ईरान के फाइटर जेट्स को अमेरिका निशाना बना रहा है। बेहद स्पष्ट तस्वीरें दिख रही हैं, और इससे पता चलता है कि अमेरिका कैसे अपनी सैटेलाइट से और अपने ड्रोन्स के जरिए लगातार ईरानी सैन्य ठिकानों पर न सिर्फ नजर बनाए हुए है, बल्कि
उनके इस्तेमाल के पहले ही अमेरिका उसे नष्ट कर दे रहा है, नेस्तनाबूद कर दे रहा है। ये देखिए, हैंगर के भीतर जो फाइटर जेट्स रखे हुए हैं, यहां तक कि टारमैक एरिया में भी किसी संभावित मिलिट्री सैन्य अड्डे पर, टारमैक एरिया पर भी खड़े फाइटर जेट्स पर भी मिसाइलें गिरी हैं। और उसी के साथ साथ हैंगर के भीतर जहां फाइटर जेट खड़े हैं, जिनका इस्तेमाल ईरान कर सकता है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ या उनके हमलों को रोकने के लिए, उसे भी तोड़ा जा रहा है। तो जैसा कि अमेरिका का प्लान था, उसकी नौसेना को ध्वस्त कर देना, उसकी वायुसेना की ताकत को खत्म कर देना, और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें सेंट्रल कमांड ने जारी की हैं। उधर अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए B-52 विमान का भी वीडियो जारी किया है। ये B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्स विमान को रनवे से उड़ान भरते दिखाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि B-52 का इस्तेमाल 1965 के बाद से हर बड़े संघर्ष में किया गया है। तो B-1, B-2, उसके बाद B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्स 100 घंटों के दौरान ये ईरान के खिलाफ अमेरिका का एक सैन्य अभियान था। B-52 विमानों ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों, ठिकानों, कंट्रोल कमांड सेंटर को निशाना बनाया है, वहां पर मिसाइलों से हमला किया है। लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला, लंबे समय तक आसमान में रहने वाला ये B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्स विमान, जो बड़ी संख्या में, अधिक से अधिक मात्रा में मिसाइलों का वजन लेकर जा सकता है, हथियारों का जखीरा लेकर के जा सकता है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, ट्रंप ने और अमेरिका ने कहा कि हमारे पास तो हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन एक्सर्शन तो उनका हो ही रहा है। कहीं ड्रोन से लड़ने के उन्होंने मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मैं जेलेंस्की का बयान सुन रहा था कि 800 पेट्रियट तो हमने अब तक इस्तेमाल नहीं किया, जितना आपने सिर्फ 4 दिनों में, 5 दिनों में कर लिया है। स्वाभाविक रूप से आशुतोष, अमेरिका जो है वो अपनी सैन्य ताकत का दमखम दिखाते हुए ईरान के आसमान के ऊपर इस समय बरसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके का हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, B-2 बॉम्बर्स के 2000 पाउंड के जो 2000 किलो के जो बम हैं, उनके साथ लगातार बमबारी की जा रही है। कई जगह पर इस तरीके से B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है, B-1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा टॉम हॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। निश्चित रूप से अमेरिका जिस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, उसको लेकर अमेरिका में भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारे पास इतने हथियार हैं, और साथ ही एयर डिफेंस के लिए खाड़ी के देशों को जो अमेरिका हथियार प्रोवाइड करता है, क्या इतना मिसाइल प्रोडक्शन है कि उसको रिप्लेनिश किया जा सकता है, वापस भरपाई हो सकती है। हालांकि इन तमाम सवालों के जवाब में अमेरिकी रक्षा मंत्री का कहना था कि इसकी चिंता मत करिए, और साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हमने हथियार कई जगह पर अपने रखे हुए हैं, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, आपको हम बता नहीं सकते, लेकिन हमारे पास हथियारों की पर्याप्त सप्लाई है। इस मिशन को इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पर बहरीन के एनर्जी रिफाइनरी पर ईरान का हमला किया है। जिस स्ट्रैटेजी का आप जिक्र कर रहे थे कि कैसे ईरान अब अप्रत्यक्ष दबाव बना रहा है, वो खाड़ी के देशों के ऊर्जा संसाधनों पर हमले कर रहा है, जो कि मिडिल ईस्ट के देशों की बैकबोन है, उनकी अर्थव्यवस्था का केंद्र है। तो अब ये सबसे बड़ी रिफाइनरी बैपको में हमला हुआ है। रिफाइनरी के बाद वहां पर आग लगी है, संभवतः ड्रोन या मिसाइल के ये हमले हैं, जिसके बाद बहरीन में जो एनर्जी रिफाइनरी पर ईरान का हमला हुआ है, और इसी के बाद बहरीन की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। हालांकि इस हमले के बाद चूंकि कई सारे ऐसे रिफाइनरी हैं जहां पर ईरान के हमले हुए हैं, जिससे एक अप्रत्यक्ष दबाव अब खाड़ी देशों पर भी बन रहा है कि किसी भी हाल में इस युद्ध को रोका जाए, वरना ऊर्जा संसाधनों की किल्लत का असर सिर्फ खाड़ी के देशों को नहीं होगा, बल्कि एक वैश्विक संकट खड़ा होगा।